नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। बचपन में स्कूल में क्लासेस में आपने भी ABCD अल्फाबेट्स की A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, C फॉर कैट ये सब पढ़ा होगा। लेकिन इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूपी की चुनावी सियासत में नई ABCD का कॉन्सेप्ट चुनावी बयानों में दिखाई दे रहा है। आज यूपी में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, बीजेपी चीफ नड्डा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी फौज उतरी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी गरजे। भीड़ दोनों तरफ है और इतनी भीड़ है कि उसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और इसके साथ ही आरोपों की भी भरमार है। आज अमित शाह ने यूपी चुनाव में ABCD का नया मतलब समझाया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं इन रैलियों की। तो अखिलेश यादव ने भी अमित शाह के इस ABCD पर जवाब दिया, पलटवार किया। और दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी जी ने मोदी सरकार पर तानाशाही और इतिहास को बेवजह बदलने का आरोप लगाया। तो ये सब कुछ आज के दिन में सियासत की दुनिया में हुआ है। विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं। तो आज सवाल पब्लिक का शो में इन्हीं मुद्दों के साथ चर्चा होगी। मुद्दे पर आए, लेकिन उससे पहले आज की टॉप 3 हेडलाइंस आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा और योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। लेकिन ओमाइक्रॉन को देखते हुए इस बीच दिल्ली में सिनेमा हॉल, स्पा, जिम तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। मेट्रो, रेस्टोरेंट, बार 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिया है कि सरकार की तैयारी पूरी है। स्ट्राइक कर रहे डॉक्टर्स से पुलिस की बदसलूकी पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खेद जताया। मनसुख मांडविया ने सभी डॉक्टर से जल्द काम पर लौटने की अपील की। हड़ताल की वजह से जरूरी सेवाएं ठप होने से मरीजों का हाल बेहाल है। डॉक्टर्स की हड़ताल अब भी जारी है। पंजाब चुनाव से पहले ISI की बड़ी साजिश का पर्दाफाश टाइम्स नाउ नवभारत ने किया। जर्मनी में बैठे हैंडलर के जरिए ISI दिल्ली में लाल किला के पास ID से भरी कार में ब्लास्ट करने की साजिश रच रहा था। मुल्तानी नेटवर्क इस साजिश में किंगपिन की तरह काम कर रहा था। तो ये थी टॉप 3 हेडलाइंस और अब लौटते हैं आज के मुद्दे पर। पिछले हफ्ते भर से उत्तर प्रदेश लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। चुनाव करीब हैं, लेकिन इस सियासत में नोटों के बक्सों को लेकर भी बयानबाजियां सामने आ रही हैं। करोड़ों रुपए को लेकर तू मैं हो रही है। लेकिन अभी तक ना तो नोटों की गिनती खत्म हुई और ना छापेमारी। लेकिन चुनाव में एक नई ABCD का जिक्र आ गया है। तो सबसे पहले सुनिए गृहमंत्री अमित शाह ने ABCD पर क्या कहा और अखिलेश यादव ने इस पर क्या जवाब दिया। समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है A से मतलब है अपराध और आतंक, B से मतलब है भाई भतीजावाद, C से मतलब है करप्शन और D से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी ABCD पर पानी फेरने का काम किया है। 1 नंबर को चलो छोड़ो, लेकिन 2 नंबर ही आए हैं। वो हम लोग को ABCD सिखा रहे हैं। बताओ ABCD। वो कह रहे हैं समाजवादी लोग ABCD सीख जाए। हम उनसे कहते हैं कि पहले बाबा मुख्यमंत्री को ABCD सिखा दो, फिर हम भी सीख जाएंगे ABCD। और जो अपने बाबा मुख्यमंत्री को ABCD नहीं सिखा पा रहा, वो हमें क्या ABCD सिखाएगा। तो आपने ये चुनावी बयानबाजियां सुनी बीजेपी सरकार पर आज दिल्ली में। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी 2 गंभीर आरोप लगाए। पहला, अपनी भूमिका दर्ज कराने के लिए इतिहास में बदलाव का, और दूसरा, संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं को जानबूझकर कुचला जा रहा है। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुठलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है।
तो सोनिया गांधी के इन आरोपों पर हम आज पैनल में बीजेपी से भी जवाब लेंगे, लेकिन सोनिया गांधी जब ये आरोप लगा रही हैं तो मौजूदा वक्त की राजनीति के हाल की दो घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। हरिद्वार और रायपुर में हुई धर्म संसद पर जोरदार विवाद हुआ। हरिद्वार में हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगा, तो रायपुर में महात्मा गांधी को अपशब्द कहे गए। उधर बीते संसद सत्र में 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया, न बोलने देने का आरोप लगाया, तो सरकार ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही में अड़ंगा डालने का। तो ये तमाम आरोप अपनी जगह, उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर केंद्र में जिस तरह की सियासत आपको दिखाई दे रही है, हम इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द आज बातचीत करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब भी हम बीजेपी से लेंगे, लेकिन इस बीच कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सोनिया गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार तानाशाही चला रही है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि उनके दबाव की वजह से बूस्टर डोज का फैसला लिया गया। राहुल जी कहते हैं कि उनके दबाव की वजह से सरकार ने कृषि कानून वापस लिया। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि उनके दबाव से सरकार ने फ्री वैक्सीन का फैसला लिया। तो अब सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी का तानाशाही का आरोप सही है, या राहुल गांधी का ये कहना कि उनके कहने पर सरकार ने फैसला लिया? और क्या ये दोनों बातें अपने आप में विरोधाभास लिए हुए नहीं है? और यही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का है। विकास की बात होती है तो कहते हैं कि उनके समय में ये काम हुआ जिसे बीजेपी ने आगे जाकर पूरा किया, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। सवाल फिर वही, या तो काम हुआ या नहीं हुआ। और इसीलिए आज जो सवाल पब्लिक का है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, इसमें हम यही पूछेंगे कि आखिर इस ABCD का जो वर्जन दिया जा रहा है, जो नई शब्दावली गढ़ी जा रही है, इसमें कौन कितना सही है, जनता का भरोसा किस पर है? सोनिया गांधी तानाशाह बता रही हैं, लेकिन राहुल गांधी लोकतंत्र को लेकर एक अलग प्रूफ दे रहे हैं कि विपक्ष की सुनकर सरकार ने क्या फैसले लिए हैं। मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी मजबूत है या फिर विपक्ष कंफ्यूज है? तो इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी बातचीत होगी। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपसे उनका परिचय भी करा दें। बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त शलमणि त्रिपाठी जी आ गए हैं। समाजवादी पार्टी से आशुतोष वर्मा जी जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी से अवनिजेश अवस्थी जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, RSS के मामलों के जानकार भी। और साथ ही BSP से हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक मैं यहाँ पर शलमणि त्रिपाठी जी आपका करना चाहूंगी। ये पूरी जो तस्वीर थी उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सियासत तक की, ये हमने दिखाई, लेकिन जब गृह मंत्री आज मंच पर मौजूद थे, और मेरे पास तो इस वक्त आज ये पेपर्स मौजूद हैं जिसमें मैं पूरा कामों का लेखा जोखा लेकर आई हूं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में क्या काम हुआ और योगी सरकार में क्या काम हुआ। हैरानी मुझे इस बात की है, आपके दौर में जो काम हुआ है वो गिनाने की बजाय ABCD गिनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है मंच से? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपने अपने ही कानपुर के रिपोर्टर की तरफ से भेजी गई स्टोरी को देखा होता तो संभवतः ये सवाल आप हमसे नहीं पूछ रही होती। आज प्रधानमंत्री जी वहाँ पर थे, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे, और जब गृह मंत्री जी ABCD बता रहे थे, ए से अपराध और आतंक, उस वक्त कानपुर में समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे थे? जब प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था लाल टोपी वाले गुंडे, तो उनको तिलमिलाहट बहुत हुई थी। लेकिन क्या आपने वो तस्वीरें देखी कि कैसे जो लोग, एक साधारण लोग जो प्रधानमंत्री जी का पोस्टर लगा के जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को किस तरह से तोड़ा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनमें आग लगाने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर हाईवे पर वहां पर अभद्रता कर रहे हैं। तो क्या ये अपराध और आतंक नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को ये पता नहीं है? मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए ना, सबको पता है कि योगी जी ने क्या काम किया है 5 वर्ष में। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, चप्पा चप्पा बोल रहा है। और इन्होंने कौन से कारनामे किए हैं वह भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है ए फॉर अपराध और आतंक का, कि जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देश के सबसे बड़े, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री के तौर पर जिनको जाना जाता है, तब वहां पर आप लोगों को पीटते हैं, वहां पर लाल टोपी लगाकर अराजकता पैदा करते हैं, सड़क पर गुंडागर्दी करते हैं, आगजनी करने की कोशिश करते हैं, आग जलाते हैं और गाड़ियों के शीशे फोड़ते हैं। उनका क्या दोष है? जो साधारण लोग, अगर किसी ने प्रधानमंत्री जी का पोस्टर लगा लिया है तो आप उनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं। ये कौन सी गुंडागर्दी है, कौन सी अराजकता है? तो शलमणि जी, इस पर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? पहले से जानती है। और लेकिन इस पर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? इस पर कार्रवाई सरकार में तो आप है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आप पर है।
बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, बहुत मजबूत कार्रवाई हो रही है और होगी भी। और कार्रवाई 5 साल हुई है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि कैसे एक डिप्टी एसपी रैंक का अफसर है, उसका सर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इनके विधायक, लाल टोपी लगाकर सर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो अराजकतावादी लोग हैं, ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, ये लोग दंगा फैलाने वाले लोग हैं। और इसीलिए गृह मंत्री जी ने कहा कि ए से अपराध, ए से आतंक, बी से भाई भतीजावाद, सी से करप्शन। आपने देखा दीवार टूट रही है तो नोट के नोट निकल रहे हैं, 300-300 करोड़ नोट निकल रहे हैं। और स्थिति है कि तब जबकि आज सत्ता में नहीं है, तो जब सत्ता में रहे होंगे तो सोचिए बागीचे से और गमलों से भी नोट निकाले होंगे इन्होंने। और डी फॉर दंगा, 400 दंगे। शलभ मणि जी ने जो आरोप लगाए वो आपने एक एक करके सुन लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर उनकी बताई हुई एबीसीडी आपको पसंद नहीं है तो फिर आपको भी एबीसीडी की अलग डेफिनेशन देने की जरूरत क्या है? आपने तो उनके स्टाइल का जवाब आपने भी दे दिया। आप तो कम से कम अलग विजन रखते देश के सामने, यूपी के सामने। नहीं, हम लोग ने देखिए मीनाक्षी जी, हमने किसी को एबीसीडी नहीं बताया। हमने तो बोला कि ये इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता की एबीसीडी है कि ए से अब, बी से भाजपा, सी से छोड़ो और डी से डी, अब भाजपा छोड़ दी। तो हम अपनी बात तो बोल ही नहीं रहे, हम तो जनता की आवाज बोल रहे हैं। और अभी शलभ भाई बोल रहे थे और आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा, भाई सरकार आपकी है, ठोको नीति आपकी है, पुलिस आपकी है, जो दंगा कर रहे पकड़ते क्यों नहीं हो? और फोटो तो पहले आप लगाते थे चौराहे पे लगाओ फोटो, उनका घर कुर्की करो कि कौन है जो दंगा कर रहा है योगी राज में, किसकी हिम्मत हो गई है? देखिए, ये मनगढ़ंत आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी वाले भूल। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक काम है कि झूठ बोलो, तेज तेज बोलो, हर जगह जाके बोलो और अपनी मनमाजी से काम करो। प्रदेश की जनता ने जाना है कि पिछले 5 सालों से एक एक फीता समाजवादियों को काटा है और अपना काम बताने का जब नाम आता है तो ये लाल टोपी, ये पीली टोपी, ये एबीसीडी, ये दुनिया जान, ये सब बातें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय क्या कहते गृह मंत्री बोलते हैं। ये अपने आप में बड़ा खेदजनक। ये संवैधानिक लोग पे बैठे हुए जो हैं, जो लोगों से इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके पास भी एबीसीडी का कोई फुल फॉर्म है क्या? नहीं बोला ना, नहीं, मैं अजय जी से पूछ रही हूँ ये सवाल। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने तो नई तरह की एबीसीडी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रख दी। कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई फुल फॉर्म है क्या? देखिए, ए फॉर अडानी अंबानी, बी फॉर व्यापार बिजनेस। अब ये सही परिभाषा है, वो तो बहकाने का काम है, देश मुद्दों से भटकाने का। ए फॉर अडानी अंबानी, बी फॉर बिजनेस व्यापार, सी फॉर कंप्लीट यानी पूर्ण करेंगे, डी फॉर दोनों के साथ मिलकर भारत को बेचेंगे। ये है एबीसीडी का असली मतलब। संस्थाएं बिक रही हैं, नवरत्न कंपनियां बिक रही हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, रेल बिक रही हैं, जहाज बिक रहे हैं, जहाज के हवाई अड्डे बिक रहे हैं। और मैं बताऊं अब तो, और ये देखिए अब स्टेटों के नाम भी बिकने लगे हैं। मैं अभी एयरपोर्ट गया तो पहले आवाज आती थी कि मैं लखनऊ एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, अब पता क्या बोलते हैं, अडानी एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आएगी आवाज, अडानी इंडिया से बोल रहा हूँ, फिर आ जाएगा अडानी से बोल रहा हूँ। 196 कंट्रियों में एक नाम जुड़ जाएगा, अडानी अंबानी। लेकिन अगर मेरी जानकारी सही है तो ऐसा ही पैक्ट तो राजस्थान सरकार ने भी साइन किया है, अगर मेरी जानकारी सही है तो। राजस्थान तो एक छोटा सा स्टेट है, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, राजस्थान में हो तो चलेगा, लेकिन बाकी जगह अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हो उद्योगपतियों के साथ तो फिर गलती है, उसमें गड़बड़ी है। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी है तब का प्रपोजल, तब का प्रस्तावित है। और जब इनके पास जो हथियार हैं, ईडी, सीबीआई जो सब उतर आते हैं, अब आपने देखा कि किस तरह से एक व्यापारी पीयूष जैन, जिसका ये है गुजरात मॉडल। एक्चुअली में ये पूरे देश में, ये खास करके सोचने के 2 क्वेश्चन है, बीजेपी शासित प्रदेशों में ही क्यों होता है। नंबर 1, गुजरात मॉडल इस कदर से फैलता है कि 2016 में जब नोटबंदी हुई तो उसके बाद आपको याद हो 2000 के और 500 के नोट चले थे। अगर ये पुराने नोट होते तो 1000 के मिलते, ये नए नोट हैं। 2016 के बाद योगी बाबा आए और इनकी ये क्रोनोलॉजी है बीजेपी। क्रोनोलॉजी आप समझिए 30 सेकंड में। इनकी क्रोनोलॉजी ये है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए 3-3 लोग जो देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, इस तरह से झूठ को प्रचारित करो कि कम से कम 4 बार, 6 बार, 9 बार शलभ मणि जी, एक बार ये बड़ा सवाल वो उठा रहे हैं। आपने भी पीयूष जैन का नाम लिया, बड़े नेता भी बीजेपी के लगातार पीयूष जैन का नाम ले रहे हैं, लेकिन पीयूष जैन किसका आदमी है ये कैसे पता चलेगा? मैं बता रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन में नोटबंदी को लेकर वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एक बड़ा क्रेडिट जो है बीजेपी की तरफ से लिया गया कि नोटबंदी हम लेकर आए और ब्लैक मनी को कर्व करना था। 1 सेकंड रुक जाइएगा जी, ब्लैक मनी को कर्व करना था, लेकिन हुआ क्या? 200-250 करोड़ तो किसी के घर में पड़ा हुआ मिल रहा है। शलभ मणि जी,
शलभ मणि जी। मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश के किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे से पूछिएगा, उसको पता है किसका धन है। और उत्तर प्रदेश की जनता से नहीं, देश की जनता से भी पूछिएगा कि किसने देश बेचा, किसने 2G 3G 4G और दामाद जी करके देश को बेच दिया, वो देश की जनता जानती है। भ्रष्टाचारियों के साथ कौन खड़ा होता है, ये वही लोग हैं। लेकिन शलभ मणि जी, जब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बच्चे बच्चे को मालूम है कि पीयूष जैन किसका आदमी है, तो सरकार को मालूम चलने में इतना समय क्यों लग गया? 5 साल समय तो आपका पूरा होने वाला है ना अभी सत्ता में, इतना समय क्यों लग गया? ये तो मीनाक्षी जी 300 करोड़ रुपए बच्चों के साथ संवाद कम है क्या? कैसे बरामद होते हैं? कम से कम आप तो इनकी भाषा मत बोलिए, ये तो एजेंसियों आप नहीं, मैं तो आपकी बात पर सवाल पूछ रही हूं। आपने कहा ना कि बच्चे बच्चे को मालूम है, 300 करोड़ रुपए तो सरकार का बच्चों से संवाद कम है क्या? वरना वो गोदी मीडिया है। ये सबको, अजय जी रुकिए, जवाब ले रही हूँ अजय जी, रुकिए। सबको पता है, ये सबको पता है किसका पैसा है। ये बच्चे बच्चे को पता है किसका पैसा है। ये गरीबों का राशन जिन्होंने बेचा 2017 के पहले, उनका पैसा है। जिन्होंने गरीबों को छतें नहीं दी, जो शौचालय तक को बेच के खा गए, उनका पैसा है। और एजेंसियों ने तो गुड वर्क किया है, एजेंसियों को तो तारीफ करनी चाहिए। 300 करोड़ रुपए बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, तमाम सारी चीजें बरामद आप ही बता दीजिए शलभ मणि जी, क्या हो सकता है अगर ये पैसा बरामद नहीं होता? पीयूष जैन से किसके संबंध हैं? नहीं, सबको पता है समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, सबको पता है समाजवादी पार्टी का आदमी है, इसमें कौन सी नई बात है। अगर आपको नहीं पता, मुझे लगता है कि ये तो आपकी स्टोरी होनी चाहिए। आप क्यों बच रही हैं, आप क्यों बच रही है मुझे पता नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का आदमी तो सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी का पैसा एजेंसीज है वो मेरी नहीं है ना सर, निकल रहा है, छतों से पैसा निकल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो मेरे नहीं है ना, वो सरकार केंद्रीय एजेंसीज है ना सर, मेरी एजेंसी नहीं चलती है, पर मैं फैसला नहीं दे पाऊंगी, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी सर। आप सरकार में है तो मुझे उम्मीद थी शायद आप बेहतर जवाब दे पाएंगे कि छापों का विरोध किसने किया। मीनाक्षी समाजवादी पार्टी का नाम है, छापों का विरोध किसने किया? मीनाक्षी जी, इतना तो कोई पत्रकार समझ सकता है कि छापों का विरोध जिसने किया, आखिर छापों का विरोध किसने किया? किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी ईडी बड़ा सवाल यहाँ पर वो ये उठा रहे हैं कि अगर आपने कुछ गलत किया नहीं तो आपको डर किस बात का? और इनिशियली जब छापे पड़े थे उससे पहले तक एक सन्नाटा जो है समाजवादी पार्टी कैंप में दिखाई दिया था, और अचानक से फिर देखा गया कि बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी से इंक्लूडिंग अखिलेश यादव बोलने लगे। वो जो वेटिंग पीरियड का थोड़ा लंबा हो गया, उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे 20 सेकंड दीजिएगा, पहले मैं इस चीज को बहुत क्लियर कर दूं और झूठों का एक बार पर्दा साफ कर दूं। देखिए, पहले तो जो 3 छापे बड़े समाजवादी पार्टी के, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे, नंबर 1। जो पीयूष जैन के वहां छापा पड़ा है वो CBIC का छापा पड़ा है। इसका मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये GST का होता है। ये अहमदाबाद से टिप थी और विवेक जौहरी जी ने खुद बोला कि 2 महीने से हम लोग के पास टिप थी और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और 4 जगह लगातार छापे पड़े हैं, कानपुर, कन्नौज, मुंबई और गुजरात। नंबर 1 चीज। नंबर 2, जिसके वहां छापा पड़ा है उसका नाम है पीयूष जैन, वो त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड का है, जो मैन्युफैक्चरर है शिखर पान मसाला। नंबर 3, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, जैसे कि आरोप 2016 में भी लगाती थी हमारे पास, वो कह रही है ये पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के MLC के जानने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के MLC का नाम है पुष्पराज जैन, पम्मी जैन, जिनका इनकम टैक्स फाइल होता है हर साल, जो पाक साफ है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और उनकी कंपनी का नाम है प्रगति अरोमा ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है आप समझिए मीनाक्षी जी। 2016 में एक नैरेटिव बनाया गया कि 83 SDM में से 53 SDM यादव बनाए अखिलेश यादव ने। आज तक लिस्ट शलभ मणि के पास भी नहीं। एक मिनट चाहिए। वही झूठी नैरेटिव खेद तब होना चाहिए, और आपको भी, आपका जिम्मेदार चैनल है, आप भी बड़ी पत्रकार हैं, आपका चैनल बोल दे कि पम्मी जैन पीयूष जैन एक ही है तो मैं बात मान जाऊंगा। नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कई लोग स्टोरीज भी कर चुके हैं, कई लोग बता चुके हैं, और कल विवेक जौहरी ने बात माना भी कि वो कह रहा है कि आदमी कि मैंने अब इसी पर तो हैरानी है ना, लेकिन आशुतोष जी इसी पर तो हैरानी है कि आप चैनल को कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन चलाए। हम तो सरकार से जवाब की उम्मीद कर रहे थे। खैर, मैं अब ये सवाल मैं अग्निजेश जी के पास लेकर जाना चाहूंगी। अग्निजेश जी, जो पूरी तस्वीर अभी तक उभर कर सामने आई, आज के दिन में भी जो हमने ABCD की ये नई शब्दावली चुनावी मंचों से देख ली है, अब क्या ABCD के आधार पर वोट पड़ेंगे? रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, या ये मुद्दे रहेंगे चुनावी मैदान में? मीनाक्षी जी, ABCD का मतलब होता है, हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं कि वो फला चीज की ABCD भी नहीं जानता, या वो फला चीज की ABCD जानता है। जो ABCD का विश्लेषण किया गया है उसमें से कोई बात झूठ हो जाए साबित,
तो ठीक है, गलत हो जाएगी वो एबीसीडी। आतंक और अपराध नहीं था क्या? पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता मानती है कि उस समय अपराध और आतंक बहुत ज्यादा था। आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की बात की जाती थी सपा सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में। भ्रष्टाचार के बारे में तो आप अपने आर्काइव्स में ढूंढिएगा। शिवपाल यादव आईएएस अफसर्स की मीटिंग में कह रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत खा लिया करो, थोड़ा बहुत तो भ्रष्टाचार चलता है, थोड़ा बहुत खा लिया करो, थोड़ा बहुत खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये खुद शिवपाल यादव एज ए मंत्री कह रहे थे वहां पर। आपके आर्काइव्स में वो वीडियो खूब वायरल हुआ था, वो भी मिल जाएगा। और नोटबंदी के बाद तो अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि काला धन जो है वो अर्थव्यवस्था को बड़ा मजबूत करता है और आगे वक्त में बड़ी काला धन काम आता है। ये काले धन का सपोर्ट तो उन्होंने किया था। भ्रष्टाचार, करप्शन के बारे में आज सामने दिख रहा है। और तीसरा, दंगे के बारे में तो आप जानते हैं कि पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ। किस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, जिस समय 50,000 से ज्यादा लोग, मैं किसी एक संप्रदाय का नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ करके, जो लोग ठंड में लगातार मर रहे थे, उस समय सैफई में क्या हो रहा था ये सब जानते हैं। नहीं, आप तो दंगों की बात कर रहे हैं सर, लेकिन मैंने तो रोजगार पर सवाल पूछा ना। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिए? मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये सारी चीजें आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। करप्शन और रोजगार कहीं अलग अलग नहीं है। ठीक है। करप्शन और विकास अलग अलग नहीं है। करप्शन, विकास के नाम पर करप्शन हो या विकास के नाम पर सिर्फ विकास हो, बड़ी साफ सी बात है। आज अभी एक मुद्दा आया कि पीयूष जैन किसका आदमी है। अभी नोट पकड़े गए हुए 24 घंटे नहीं हुए, उससे ज्यादा घंटे तो गिनती में लग गए हैं। वही बताएगा ना किसका आदमी था। इत्र वालों का किससे संबंध था, कौन इत्र बांट रहा था शीशी में साइकिल की मोहर लगा करके, ये तो सबके सामने है। इत्र कौन बांट रहा था, किसके पैसे अवनीश जी, सवाल तो ये, अवनीश जी मैंने यही सवाल पूछा ना कि ये जो तमाम आरोप है, आरोप अपनी जगह है, लेकिन इतना समय क्यों लग गया पीयूष जैन को लेकर? इतना समय उस तक पहुंचने में क्यों लग गया, अगर बच्चे को उसके बारे में मालूम है तो? मीनाक्षी जी, ठीक है, मैं आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इत्र की शीशी कौन बेच रहा था, इत्र की शीशी कौन बांट रहा था, उसमें साइकिल की मोहर का किसने लगाई थी? इत्र ही क्यों बेचा जा रहा था? ठीक है, धर्मवीर जी, सबने अपनी अपनी एबीसीडी बता दी। बीएसपी के लिए क्या है एबीसीडी, धर्मवीर जी? मीनाक्षी जी, ये दोनों पार्टियां नंगी हो चुकी हैं। इन दोनों का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया जनता के। ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उसके इत्र का ढिंडोरा पीट रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी का इत्र पूरे प्रदेश में सुगंध फैलाएगा, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों की सुरंग निकली है। तो और ये जो बीजेपी है, ये 4.5 साल तक ऐसे अपराधी को, जो इतना बड़ा चोर डकैत माफिया है, उसको पकड़ नहीं पा रही थी। ये सरकार की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, ये 4.5 साल तक कहां सो रही थी? इतना बड़ा पैसा क्या कोई एक महीने में जमा कर सकता है? ये 4 साल का रिकॉर्ड है कि ये पैसा धीरे धीरे जमा करके, तो ये सरकार की डबल इंजन की सरकार कहां सो रही थी? ये नरेंद्र मोदी जी आज जो भाषण दे रहे थे, ये इनको महारत हासिल है कैसे नीरव मोदी को भगाना है। इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा गुजरात में भगोड़े बैंक करप्ट करके भागे। उत्तर प्रदेश में भी वही हालत है। जो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है और जो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, ये दोनों भ्रष्टाचारियों के पोषक हैं। लेकिन धर्मवीर जी, आरोप तो आपकी पार्टी पर भी है ना कि नोटबंदी ने आपकी पार्टी की कमर तोड़ दी। खुल चुकी है। आरोप तो आपके ऊपर भी है कि नोटबंदी ने आपकी पार्टी की कमर तोड़ दी, और पैसे की संकट की वजह से ही जो है इस बार मायावती जी एंड उनकी टीम उतनी सक्रिय, उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है। आरोप तो आपके ऊपर भी ये है, इसका क्या जवाब देंगे? मुझे आप मीनाक्षी जी, आप एक मामला बता दीजिए, कोई एक सिंगल मामला बता दीजिए, और आप झूठ ना परोसें डिबेट के अंदर। आप जैसे सीनियर पत्रकार से मुझे ये उम्मीद नहीं है। आपको एक मामला बता दीजिए बहुजन समाज पार्टी का। मैंने आपको आरोप गिनाया है सर, आपके जो विरोधी हैं वो आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। मैंने आपको आरोप बताया, आप आरोप का जवाब दीजिए ना। आप मुझ पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं आपसे ये कह रही हूँ, कौन सा? अरे तो बताइए ना, मायावती जी चुनावी मैदान में एक्टिव क्यों नहीं दिख रही? कहाँ है मायावती जी? मायावती, आपके इलेक्शन कैंपेन की जानकारी दीजिए ना। आपका कैंपेन किस तरह से आगे बढ़ रहा है? आपके पास क्या है तरीका अपने विरोधियों से निपटने के लिए? आपके पास क्या है प्लान? मैं बता रहा हूँ। आपकी राजनीति ट्विटर तक सीमित क्यों है सर? मुझे जवाब दीजिए ना इस बात का। क्यों नहीं है आप लोग चुनावी मैदान में? बताइए। अरे मुझे बोलने दीजिए ना, आप बताइए। मुझे बोलने दीजिए, बोलिए। मुझे बोलने दीजिए। आप चुप रही थोड़ी देर।
चुप रहिए आप। बोलिए सर, बोलिए, बौखलाइए मत, बोलिए, जवाब देने के लिए बुलाया आपको। जनपदों में हम प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन, हाँ बोल रहा हूँ, सुनिए आप जरा थोड़ी तसल्ली करके। 75 जनपदों में हम प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन समाप्त कर चुके। उसका समापन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में किया था। 9 अक्टूबर को 10 लाख लोगों के साथ में रैली को हम बहन जी ने संबोधित किया था, जो अपने हर्जे खर्चे से लोग आए थे, सरकारी भीड़ नहीं थी वो। और 300 से ज्यादा प्रत्याशी मीनाक्षी जी उत्तर प्रदेश में हम उतार चुके हैं, जो हाथी के निशान के कितनी झंडे सीटें को ला रहे हैं चुनाव में? पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग चुनाव में? बीएसपी नंबर 1 है। बीएसपी आप लोग कितनी सीटें जीतने वाले हैं? की सरकार बनाएंगे। आप सीटें जीतने की बात कर रही हैं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपका कुछ आकलन होगा ना, मैं आपका आकलन पूछ रही हूँ आपसे। करते हैं कोई कहता, मैं 2007 में हमने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई थी, उससे ज्यादा बड़ा बहुमत 2022 में चलिए उत्तर प्रदेश में ठीक है, और बड़ा जो है आपको लेकर आएंगे। ठीक है, मेरे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं, जनता के सवाल भी मैं यहाँ पे शामिल करना चाहूंगी। अर्चना श्रीवास्तव सुलूरपेट आंध्र प्रदेश से जो है सवाल पूछ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि नींद खुली तो पाया कि मोदी और योगी ने लोकार्पण कर दिया, अब खुमारी में कंफ्यूज तो होंगे ही। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मुहावरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तोड़ फोड़ कर क्या चुनाव जीतने का इरादा है। और दिल्ली से अनिल धवन भी सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब सब एजेंसीज पीयूष जैन से पूछताछ करेंगी तो इत्र का चित्र सामने आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सभी पार्टियों को यह बताना चाहिए कि अगर इत्र व्यापारी ने बताया कि ये पैसा मेरे पास इस मित्र का है, तो फिर अपना बचाव कैसे करेंगे? शलभमणि जी, उत्सुकता बढ़ी है पीयूष जैन के इस केस को लेकर जनता के मन में? मीनाक्षी जी, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, बिल्कुल नहीं, जनता के मन में पूरी उत्सुकता है। जनता इसको लेके बहुत उत्साहित है और मुझे लगता है कि देश नहीं प्रदेश का हर व्यक्ति जो ईमानदारी से खाता और कमाता है बहुत खुश है कि साहब ये बरामदगी हो रही है, धरपकड़ हो रही है, जेल जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। जो दुखी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हो। वो पहले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं साहब छापे नहीं पड़ने चाहिए, ये तो सियासी बदला है, ये तो जीएसटी आएगा, अभी सीबीआई आएगी, इनकम टैक्स आएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इतना पैसा क्यों रखा, गरीबों को छत क्यों नहीं दी, उनका राशन बांग्लादेश और नेपाल में क्यों बेचा, उनको शौचालय क्यों नहीं दिया, माताओं बहनों की पेंशन क्यों मारी? इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। और ये जो बहुजन समाज पार्टी के लोग बैठे हैं, 2019 का चुनाव आपको याद होगा, सब मिलकर चुनाव लड़े थे और क्या स्थिति हुई थी? सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़े थे। ये कांग्रेस पार्टी के लोग यहां बैठे हुए हैं, ये फिर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 300 पार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि जो लाल टोपी वालों का आतंक आज हुआ है, अगर आप उसको 2 मिनट जगह दे देंगे अपने टीवी चैनल पर, तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। वो भी चला है, किस तरह इन्होंने आम लोगों को चला है सर, खबरों में चला है, वीडियो है, वीडियो है, एक बार जरा दिखाइए। समाजवादी पार्टी के हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं झूठ फैला रहा हूं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ शलभमणि जी, वो चला है खबरों में, मैं आपको बता रही हूँ, पूरे विजुअल सब कुछ दिखाया गया है खबरों में। मेरा डिबेट का मुद्दा भी कुछ और है, मैं उस मुद्दे पर थोड़ा फोकस रहना चाहती हूँ। आशुतोष जी, मैं आपसे ये बात समझना चाहती हूँ कि जब ये आरोपों की राजनीति चल रही है, आप लोग एक तरफ ये कह रहे हैं कि ABCD जैसी टर्म्स सामने आ रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव का ही नारा था काम बोलता है। 2017 में उत्तर प्रदेश में 4 फंक्शनिंग एयरपोर्ट्स थे और 2021 में राज्य में 8 फंक्शनिंग एयरपोर्ट्स हैं। सड़कों को लेकर जो काम हुआ है उसको लेकर ये आंकड़ा मेरे पास मौजूद है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 302 किलोमीटर का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तैयार हुआ, जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक अलग ही स्तर पर सड़कों को लेकर ये काम दिखाई देता है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर काम हो, या फिर गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर। और इसमें अगर मैं प्रतिशत आय से लेकर जीडीपी तक के आंकड़े जोड़ दूंगी तो तस्वीर जो है और आपको जुदा दिखाई देगी। तो फिर आप किस आधार पर, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे, आप किस आधार पर घेर रहे हैं योगी सरकार को? आपके पास क्या प्लान है, काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? बिल्कुल सही बता रहा हूँ। देखिए, पहले ये फेकू सरकार थी, अब ये बेचू सरकार हो। ये पूछ रहे थे कि जैसे अभी अभिनेश जी बोल रहे थे कितना भ्रष्टाचार है, तो मैं कह रहा हूँ पहले तो आप ये लिस्ट देख लीजिए। BSNL, MTNL, BPCL, NRL, SCI, ऑनकॉर, एयर इंडिया, LIC, नेपको, ये सब PSU आप बेच चुके हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ किस आधार पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में गृह मंत्रालय से आता है। उत्तर प्रदेश नीचे के 3 बतानों में लास्ट सेकंड बॉटम पे था, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे कुछ हो। 3 दिन पहले भी हेल्थ इंडेक्स जारी किया नीति आयोग ने, उसने बताया फर्स्ट नंबर पे केरला है, दूसरे में तमिलनाडु है, तीसरे पे तेलंगाना है। तीनों बीजेपी शासित नहीं है।
और तीन बॉटम लास्ट पे है एमपी, बिहार और यूपी, तीनों बीजेपी शासित। हम इस पे बोल रहे हैं जो पिछले 3-4 महीने पहले जो भयावह यहाँ पे देश व्यवस्था कोरोना में आशुतोष जी के पास अपनी आंकड़ों की पूरी लिस्ट तैयार है। शर्ममणि जी, उनका बड़ा आरोप आपके ऊपर है। बात तो पूरी होने दीजिए। ठीक है सर, मुझे दूसरे मुद्दे पर भी जाना है। ठीक है, मैं उसी आपके आरोप पर ही जवाब दे रही हूँ। शर्ममणि से आपके आरोप पर ही जवाब दे रही हूँ। शर्ममणि जी, उनका बड़ा आरोप आपके ऊपर ये है कि आप विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास के पैमाने पर ही जो रिपोर्ट गुड गवर्नेंस की आई है उसमें आप स्वास्थ्य के मामले में निचले पायदान पर हैं, सबसे नीचे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में। मीनाक्षी जी, मैं तो आप ही से अनुरोध करूंगा कि आशुतोष वर्मा जी झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आप ही बता दीजिए। नीति आयोग ने कहा है कि सबसे तेजी से जिसने काम किया है वह उत्तर प्रदेश है। जब उत्तर प्रदेश में 70 सालों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे, आज 2017 के बाद से, सुनिए आशुतोष जी, चिल्लाने से झूठ, अरे चिल्लाइए मत, अरे चिल्लाने से झूठ सच नहीं बदल जाएगा। आप देखिए सज्जन आदमी है, सज्जन आदमी से झूठ मत बोलिए। ये मीनाक्षी जी को पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। शर्ममणि जी कंप्लीट करिए, मेरे पास एक दूसरा डेटा भी है, दूसरा डेटा भी है मेरे पास। 70 सालों मुझे जवाब तो कल ही आई है, मुझे जवाब तो देने दीजिए ना। अरे बता तो रहा हूँ, आप बिजी है ज्यादा। मैं बता तो रहा हूँ, नीति आयोग की रिपोर्ट कल ही आई है, सुन लीजिए। आशुतोष जी, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? आप सच बोल के, सच सुनकर क्यों बेचैन हो रहे हैं? सच ये है, नहीं मीनाक्षी जी देखिए ऐसे बात चला रहे हैं। 70 सालों में कंप्लीट करिए, फिर आशुतोष जी जवाब देंगे। बाकी मेहमानों के पास भी जाना है मुझे। ठीक है बेरोजगार, नहीं शर्ममणि जी, यूपी आखिरी पायदान पर क्यों है? अगर सब कुछ अच्छा है उत्तर प्रदेश में तो आप मेरा जवाब लेना चाहती है। एक सेकंड रुकिए आशुतोष जी, एक सेकंड रुकिए ना, जवाब सुन लेते हैं। मैं अपनी बात कहूँ। आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक सेकंड रुकिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। शर्ममणि जी, उत्तर प्रदेश क्यों है आखिरी पायदान पर अगर सब कुछ अच्छा है तो? मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं। नीति आयोग की कल रिपोर्ट आई है, नीति आयोग ने कहा कि नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। 70 सालों में इस प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे 2017 के पहले, आज 59 मेडिकल कॉलेज हैं। आप पता कर लीजिए, ये झूठ का पुलिंदा लेकर बैठे हैं। प्रदेश की जनता को पता है, आपको भी पता है, आपकी मजबूरी है कि ये, और जब मैं सच बोलता हूं तो ये आवाज दबाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने गुंडागर्दी की, अराजकता की, उत्तर प्रदेश में 400 दंगे कराए, 400 दंगे, सफाई महोत्सव पे करोड़ों के करोड़ों फूंक दिए, और आज 300 करोड़ रुपए निकल रहा है। आशुतोष जी, मुझे फटाफट एक बात का जवाब दीजिए। आपने बहुत सारे आरोप लगाए, मुझे आपसे आशुतोष जी ये जवाब चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का जब जिक्र हो रहा है, क्या अखिलेश यादव के राज में सब कुछ अच्छा था? सारे सरकारी अस्पताल चकाचक थे, सारी फैसिलिटीज दुरुस्त थी? बताइए। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। देखिए अखिलेश यादव की जो सरकार, ये पूछिए, अरे भाई हो गया ना, करोड़ कहाँ से आया? सबको इलाज मिल रहा था क्या अखिलेश यादव के राज में? गरीबों को राशन दिया होता तो क्लियर जवाब दीजिए। सुन लीजिए, अरे गरीबों को शौचालय दिया होता। ठीक है अभिजय जी, आ रही हूँ आपके पास, कंप्लीट करिए आशुतोष जी, कंप्लीट करिए फटाफट। 800 करोड़ नहीं निकलता। अखिलेश यादव की सरकार थी जिसने लखनऊ की जनता को लूट करके दीवारों में पैसा भर दिया। वो सरकार थी जो यूपी डायल 100 में 4008 स्वास्थ्य सेवाओं का जवाब दीजिए। सारे अस्पताल क्या बेहतर थे, शानदार काम कर रहे थे? आशुतोष जी, सारे अस्पताल क्या शानदार काम कर रहे थे? वुमेन पावर लाइन 1090 दिया गया था, और वुमेन सिक्योरिटी है 1090 पूछूंगी वो उस पर जवाब नहीं देगा। को लैपटॉप दिया था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिजिटल ड्राइव थी। वह 108 एम्बुलेंस दी गई थी, 1488 एम्बुलेंस दी गई थी, 11 नए मेडिकल कॉलेज दिए थे। यूनिसेफ ने समाजवादी शिक्षा नीति को अपने ब्रोशर में डाला है। 33,000 मेगावाट के 3 थर्मल प्लांट समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं। कामधेनु योजना समाजवादी पार्टी की है। क्या बात करते हैं हम तो, हर समय बोलते हैं काम बोलता है और फिर से बोलेगा। और पैसे आप आशुतोष जी, मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा कि क्या सारे अस्पताल शानदार तरीके से काम कर रहे थे? आप जो भी योजनाएं गिना रहे हैं, वो योजनाएं क्या जमीन पर काम कर पाई? हकीकत में क्या हुआ? और अगर हुआ होता तो सरकार गई क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्यों आपको हार का सामना करना पड़ा? क्यों जो है बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी जनता ने? बच्चे मर जाते हैं, अगस्त में बच्चे मर जाते हैं, ये इस देश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री का सबसे शर्मनाक बयान था। और 64 बच्चे एक दिन के अंदर मर गए, शर्म नहीं आई उनको। पूरा देश, पूरा प्रदेश ऑक्सीजन से तड़पता रहा। और इस बहस में उलझे रह जाएंगे। मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उस पर जवाब दीजिए ना सर। ठीक है, उस पर जवाब दीजिए। लेकिन मैं अगले मुद्दे पर पढ़ना चाहूंगी। आज के दिन का एक और बड़ा मुद्दा है जिसकी तरफ आप सभी को लेकर आना चाहूंगी। ठीक है शर्ममणि जी,
आज के दिन का एक और बड़ा मुद्दा है, बड़ा आरोप केंद्र सरकार के ऊपर सोनिया गांधी ने भी आज लगाया है। कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस था और इस अवसर पर दो बड़े आरोप जो है सोनिया गांधी ने लगाए। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है और दूसरी तरफ उनका यह कहना था कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, जो पूरी लोकतंत्र जिस तरह से चलना चाहिए, सरकार उसका सम्मान नहीं करती है। यह बड़ा आरोप आज सोनिया गांधी ने लगाया है। सबसे पहले शलभ मणि जी, इसी पर आपसे जवाब चाहूंगी मैं। मीनाक्षी जी, अब कांग्रेस पार्टी से और सोनिया गांधी जी से अगर लोकतंत्र का पाठ पढ़ना पड़े तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जो लोग इमरजेंसी लगाकर, जिन्होंने अपने जूतों के नीचे भारत के लोकतंत्र को कुचल दिया था, उनकी जुबान से लोकतंत्र का शब्द शोभा नहीं देता। ये वो लोग हैं। आज देखिए रिपोर्ट आई है कि एटीएस को किस काम में लगाया था कि हिंदुओं को फंसाओ, योगी आदित्यनाथ को फंसाओ, तमाम सारे संतों को फंसाओ। ये एटीएस का दुरुपयोग करते थे, मालेगांव विस्फोट में हिंदुओं को फंसाना चाहते थे। और आज राहुल गांधी घूम घूम कर कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो आतंकवादी है, क्योंकि इसकी साजिश इन्होंने रची। सोनिया गांधी जी किस मुंह से बोल रही हैं? पूरा देश जान रहा है कि इस पूरे परिवार ने भ्रष्टाचार किया है। आप अमेठी चले जाइए, अजय जी इस पर जवाब देंगे। अजय जी, सोनिया गांधी तानाशाही से लेकर तमाम बड़ी बातें कह रही हैं, लेकिन बीजेपी आपको इमरजेंसी की याद दिला रही है। किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर जो हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक, जो हमारी नेता सोनिया गांधी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। हेलो जी जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको। मेरा ये शायद वीडियो चला गया है। कोई नहीं, आपका ऑडियो आ रहा है सर, कंप्लीट करिए बात। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी नेता सोनिया जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन हो रहा है और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ रहने का, समानता का अधिकार है। लेकिन यहाँ केवल जैसे जर्मन में एक शासक हुए थे, वहां के तानाशाह हिटलर, और उनका मंत्री था एक जोसेफ गोपाल। वो केवल उसका काम था झूठ दिखाओ, झूठ बोलो और देश में अराजकता फैलाओ। वही हाल हिंदुस्तान का इस वक्त होने जा रहा है। आने वाले कल में देश के हित के लिए ठीक नहीं है, 136 करोड़ लोगों के ठीक नहीं है। सरकार केवल सत्ता बनाने में, सत्ता लाने में और किस तरह से जीता जाए इस उसमें लगी हुई है। उसे देश की समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, रोजगार से आज, लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात दोबारा आऊंगी। अवनीश जी, बड़ी पिक्चर जो यहाँ पर निकल कर आती है, मैं वर्तमान की अगर बात करूं, देश की संसद चल नहीं पाती गतिरोध की वजह से, टकराव की वजह से, और इसके बीच में विपक्ष का एक बड़ा आरोप है कि सरकार सुनती नहीं है, सरकार बोलने का मौका नहीं देती, एक तरफा जो है अपने पूरी इन प्रक्रियाओं को संसद की बढ़ाती चली जाती है। तो कैसे चलेगी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत? मीनाक्षी जी, सरकारी संस्थाओं का इससे पहले 10 साल क्या हाल था, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे संजय बारू, वो कोई बीजेपी के आदमी नहीं थे, मनमोहन सिंह जी द्वारा अपॉइंट किए गए थे मीडिया एडवाइजर। उनकी किताब पढ़ लीजिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। किस तरीके से फाइल कौन देखता था, कहां जाती थी, जब तक वहां से क्लियर नहीं होती थी तब तक एक रबर स्टैंप की तरह प्राइम मिनिस्टर काम करते थे। ये कोई बीजेपी आरोप नहीं लगा रही, ये डॉक्यूमेंटेड है, किताब में है। एक बात, मैं एक 10 सेकंड आपके पिछले सवाल का जवाब दूंगा कि नीति आयोग का पूरा पढ़िए कि अब तक क्या था और अब क्या कर रहा है। उसका एक उदाहरण, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, अब मैं अगले पॉइंट पर आ गई। मीनाक्षी जी, मैं अगले पॉइंट पर आ गई हूं। मेरे पास 5 सेकंड 2017 से पहले जुलाई अगस्त में पूर्वांचल में कितने बच्चों की मृत्यु होती थी और उसके पश्चात कितनी की मृत्यु हुई, ये आंकड़े सामने आने चाहिए। जहां तक आपने इतिहास की बात की सोनिया गांधी जी ने, आज मैं बड़ी साफ सी बात बताऊं, इतिहास को छिपाया नहीं जा रहा, इतिहास को सामने लाया जा रहा है, जो इतिहास अब तक सामने नहीं था। अगर विभाजन की विभीषिका को भूल जाएंगे तो पूरे भारतवर्ष की स्वाधीनता के उस अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, जब तक विभाजन की विभीषिका और उस समय होने वाले अत्याचार को, उस समय नरसंहार को अगर हम अतीत की खिड़कियों में ही झांकते रह जाएंगे, अवनीश जी, अगर हम अतीत की खिड़कियों में ही झांकते रह जाएंगे और उसी के आधार पर अपने वर्तमान को और भविष्य को जज करेंगे, तो तस्वीर बदलने की उम्मीद कैसे होगी, परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? इतिहास से बदलता है भविष्य, और इसीलिए इतिहास को भूल जाए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि संसद में, मीनाक्षी जी, अवनीश जी, मैंने आपसे ये सवाल पूछा, सर सुनिए तो सही, पढ़ाया जाएगा ना पढ़ा जाएगा, अवनीश जी, इतिहास बेकार की चीज है। मैं मान रही हूँ इस बात को, आप इतिहास को मुझसे बेहतर समझ रहे हैं, मैं आपको मैं क्रेडिट दे रही हूँ आपको इस बात का। मैं ये सवाल पूछी हूँ अवनीश जी, अगर संसद को
चलाने की बात हो रही है और विपक्ष ये कह रहा है कि उनकी सुनी नहीं जा रही, बिल्स यूं ही पास किए जा रहे हैं बगैर किसी चर्चा के। अगर ये आरोप वो लगा रहे हैं तो क्या इसमें बेहतरी के प्रयास नहीं होने चाहिए? ये इस बात का मैं जिक्र कर रही हूं। बहरहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रही हूं, लेकिन इसी पॉइंट से इसी चर्चा को हम यहां से आगे बढ़ाएंगे। सभी खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए टाइम्स नाउ अब भारत। तो लगातार आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का में ये बहस की सोनिया गांधी ने जो आज आरोप लगाए सरकार के ऊपर कि बीजेपी की सरकारें तानाशाही रवैये से काम करती हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं रखती हैं, इसी पर हम सबसे जवाब ले रहे हैं। शैलामणि जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सोनिया गांधी जब ये कह रही हैं कि बीजेपी की सरकारों में चर्चा के लिए कोई स्पेस नहीं है, और जब इसी चश्मे से हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 17वीं लोकसभा में 35% बिल्स ऐसे थे जो महज 30 मिनट से भी कम समय में पास हो गए, चर्चा का कोई स्कोप ही नहीं। और बिल्स जो कमिटीज को रेफर किए गए 14वीं लोकसभा में 60% थे, 15वीं लोकसभा में 71% थे, लेकिन 16वीं लोकसभा में यह आंकड़ा 71 से घटकर 27% हो गया, और 17वीं लोकसभा में तो और कम, सिर्फ 13%। कहां है विपक्ष को बोलने का मौका, कहां मिल पा रहा है? मैं तो आपसे निवेदन करूंगा मीनाक्षी जी, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप इतने आंकड़े अगर लेके आई हैं तो जरा ये भी देखिए ना कि राहुल गांधी कितने हाजिर थे या सोनिया गांधी जी कितना हाजिर थी। अभी मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, पर रायबरेली में कितनी बार सोनिया गांधी जी गई हैं जरा पता कर लिए। रायबरेली के लोगों को कॉल करिए, अपने अधिवेशन में जा सकती हैं, लेकिन रायबरेली जहां से चुनकर आ सकती हैं वहां पर आज तक नहीं गई। और यही कारण है कि अमेठी की जनता ने खदेड़ दिया, वायनाड भाग कर गए हैं क्योंकि जगह नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। अमेठी से ऐसे खदेड़े गए हैं कि वायनाड गए हैं, बुरी तरह हार कर गए हैं। और मैं तो कहता हूं इतिहास की बात कर रही हैं, इनको कष्ट किस बात का है? ये चाहते हैं कि काशी में औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया जाए, हम बाबा विश्वनाथ का इतिहास पढ़ाते हैं। ये चाहते हैं कि अयोध्या में बाबर का इतिहास पढ़ाया जाए, हम भगवान राम का इतिहास पढ़ाते हैं। ये चाहते हैं कि संसद की बात हो रही है सर, संसद की बात कर रही हूं मैं। संसद में जो बिल आधे घंटे से भी कम समय में पास हो गए, 35% बिल, क्या उन बिलों पर चर्चाएं नहीं होनी चाहिए थी? क्या विपक्ष को ये कहने का अधिकार नहीं है कि चर्चा के लिए समय निकालिए, चर्चा के लिए समय दीजिए? किसानों के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? सरकार तो बुलाती रही, सरकार तो बुलाती रही। ये गांधी जी की प्रतिमा के पीछे बैठकर आमरण अनशन करते रहे और समोसा खाते रहे। वो भी तस्वीरें आई कि गांधी जी की प्रतिमा के पीछे बैठ के बोलते थे कि आमरण अनशन कर रहे हैं और समोसे खाते थे। इनका व्यवहार आपने देखा, क्यों निकाले गए पूरे सत्र से? इन्होंने क्या किया पार्लियामेंट के भीतर? क्या ये आचरण होना चाहिए? ये जो विपक्ष का जो रवैया था, ये राहुल गांधी के नेतृत्व में जो काम इन्होंने किया, अराजकता करने का प्रयास किया, सरकार तो बैठे प्रतीक्षा करती रही कि आइए, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, जरा पूछिए राहुल गांधी कितने हाजिर रहे पार्लियामेंट के भीतर, उनकी उपस्थिति क्या रही? और सोनिया जी का भी पूछिए कि सोनिया जी के अजय जी, बड़ा आरोप उनका आपके ऊपर ये है कि चर्चाओं से तो आप भागते रहे हैं, सदन में आपकी मौजूदगी रही नहीं। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, अजय जी एक साथ जवाब दीजिएगा। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, आपकी पार्टी के भीतर क्या स्थिति है? G23 के नेता विरोध के स्वर में एक के बाद एक चिट्ठियां लिख रहे हैं, पार्टी को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए आपकी टॉप लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। मीनाक्षी जी, पूरे देश को पता है कि किस तरह से बिलों को पास करने के लिए बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहले देश को बर्बाद किया और अब पार्टी को मुहाने पर रख दिया है। ये पूरा देश जानता है। पिछले सदन की और 12 लोग सस्पेंड कर दिए गए, अपनी मेजोरिटी बढ़ाकर अपने बिलों अपने ऐसे बिल जो देश के हित में नहीं थे, पास करने के लिए कोई भी बिल हो, उन बिलों को पास करने के लिए इन लोगों ने केवल ये नीति अपनाई और झूठ का चश्मा इनके पास है। उस चश्मे से इन्हें समोसे दिखाई देते हैं, किसानों के साथ समोसे दिखाई देते हैं, किसानों के ऊपर चर्चा करें तो इन्हें अजय टहनी दिखाई देता है, गृह मंत्री के बचाव करने के लिए अपने साथ बैठा के मीटिंग कराते हैं। तो ये तानाशाही नहीं है तो देश में क्या है? अब देखिए, ये भी ताजा तानाशाही है कि मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बोलेंगे। ठीक है शैलामणि जी, एक सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना, कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा। बदल दीजिए और अजय जी, सवाल मेरा ये है कि आपकी पार्टी की जो सीनियर, ठीक है शैलामणि जी प्लीज एक सेकंड, मैं उनसे जवाब ले रही हूँ ना। शैलामणि जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, ठीक है प्लीज, आपका पॉइंट मैंने ले लिया, आपका पॉइंट नोट कर लिया सर, मुझे टोका, ठीक है आपका पॉइंट नोट कर लिया। अब अजय जी जवाब देंगे। सर समय कम है, फिर देखिए सारा समय इसी बहस में बर्बाद हो जाएगा, समय कम है प्लीज। अजय जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, G23 के नेता तो आपकी टॉप लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्हें सुना नहीं जाता। नहीं, देखिए हमारे सारे, वो तो पार्टी के भीतर तानाशाही बता रहे हैं। मीनाक्षी, मैं वही बता रहा हूँ,
अभी पीछे काफी दिनों आपने देखा हमारे सारे नेता कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं और रहेंगे। और कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। यहाँ सिंगल एक, यहाँ पर सिंगल स्वामित्व, एकल नेतृत्व चलता है बीजेपी में, केवल एकल नेतृत्व। यहाँ देश छोटा है, यहाँ पार्टी छोटी है और यहाँ एकल नेतृत्व चलता है। और इसीलिए यहाँ सोनिया जी ने 137वें दिवस पर जब देशवासियों को संबोधन किया। नहीं, लेकिन अजय जी आप जब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देश बड़ा है, पार्टी नहीं, व्यक्ति नहीं, तो आप ही की पार्टी के भीतर तो लोग ये कह रहे हैं ना कि किसी गैर गांधी को सत्ता सौंपी है, क्यों बेच दी गई? किसी गैर गांधी व्यक्ति को आप कमान दीजिए पार्टी की। पार्टी के भीतर से तो ये आवाज उठ रही है। 10 सेकंड सुन लीजिए, जब कांग्रेस का निर्माण बना था, जब बनी थी तो 60 से ज्यादा अध्यक्ष बने, उसमें 5 ही गांधी परिवार के, 55 तो बाहर के हैं। ठीक है, मैं आज के दौर की बात कर रही थी। ठीक है, मैं आज के दौर की बात कर रही थी। धर्मवीर जी, ठीक है, अवनीश जी मैं आपके पास आऊंगी, आशुतोष जी भी बोलेंगे। धर्मवीर जी, क्या आप भी सोनिया गांधी के आरोपों से सहमत हैं? एक सेकेंड, धर्मवीर जी, क्या आप भी सोनिया गांधी के आरोपों से सहमत हैं? गांधी जी के समर्थ गॉडसे। अजय जी एक सेकंड रुक जाइए ना, आपने अपनी बारी में बोल लिया। धर्मवीर जी, क्या आप भी सोनिया गांधी के आरोपों से सहमत हैं? बताइए। रावत वाड्रा की जगह रावत गांधी लिखवा दीजिए। बंद कराइए। ठीक है, प्लीज मेरी बाकी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं जिसका नाम लूं प्लीज वो बोलिए ना। ठीक है, समय बर्बाद हो रहा है। धर्मवीर जी। मीनाक्षी जी, ये बूढ़ी कांग्रेस जो है ना, ये बूढ़ी जो कांग्रेस है, इसकी कुशासन, इसकी गलत नीतियां दलितों के प्रति, ओबीसी के प्रति, माइनॉरिटीज के प्रति, ये जो है, ये लोग जो है आज अपने कुशासन से के कारण इनके जो, अरे मुझे अजय जी एक सेकंड रुक जाइए, आप अपनी बारी में बोल चुके हैं अजय जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब अपनी बात कंप्लीट करिए ना। ठीक है, ठीक है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम अपने सारे पैनलिस्ट को देंगे। प्लीज अब बाकियों को भी बोलने दीजिए। अजय जी प्लीज कंप्लीट करिए। धर्मवीर जी, फिर मैं अवनीश जी के पास जाऊंगी, बोलिए। तो मीनाक्षी जी, ये कांग्रेस की वो गलत नीतियां थी 60 सालों की, कि आज ये जो संकीर्ण ताकतें हैं, ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, आज देश पे काबिज हुई। ये कुशासन था कांग्रेस का 60 साल का, और जिन रास्तों पर कांग्रेस जाके खत्म हो गई, उन्हीं रास्तों को आज बीजेपी ने पकड़ रखा है। आज अगर बीजेपी से आप ये पूछे कि प्रधानमंत्री जी अभी पिछले सत्र में मात्र 1 दिन के लिए क्यों आए, उनको पार्लियामेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर उनको किसानों का जवाब देना पड़ेगा, वहां पर उनको महंगाई का जवाब देना पड़ेगा। तो ये लोग जो है यहाँ रैली खेल रहे हैं, यहाँ भ्रष्टाचार के ऊपर खेल रहे हैं, यहाँ गुंडागर्दी के ऊपर खेल रहे हैं, यहाँ अजय टैनी जैसे लोगों को बढ़ावा दे करके खेल रहे हैं। जब आप इनसे मुद्दों की बात करेंगे तो ये गाय की बात करेंगे, ये गोबर की बात करेंगे, लेकिन ये असल मुद्दों से भागेंगे, ये मुद्दों से भाग रहे हैं, संसद में मुद्दों से भाग रहे हैं। मीनाक्षी जी, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने कांग्रेस के पार्लियामेंट्री मेंबर्स को ये हिदायत सलाह दी है कि उनको डिस्ट्रप्शन नहीं करना चाहिए था। ये खुद कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता शशि थरूर है, उन्होंने कहा ये कि डिस्ट्रप्शन कांग्रेस कर रही थी, चर्चा से वो भाग रही थी खुद तत्काल संसद का सत्र समाप्त होने के बाद। जहां तक पार्टी में कौन किसके साथ है वो तो मैं बता दूं कि इंदिरा इज इंडिया एक पार्टी, एक व्यक्ति की नहीं, एक परिवार की नहीं, इंदिरा इज इंडिया कहा गया यहाँ पर। देवकांत बरुआ अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये कहा गया था यहाँ तो इस देश में। तीसरी बात मैं और बता दूं कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं, मैं निष्पक्ष होकर के बात कर रहा हूं। जो कांग्रेस के मेंबर यहाँ पर कह रहे हैं बीएसपी को कि कितने सदस्य 18 हैं, अरे कांग्रेस के तो 7 थे, कांग्रेस के तो 7 थे, आप बीएसपी को क्या याद दिला रहे हो? कांग्रेस के तो विधानसभा में 7 जीते थे, उसमें भी से निकल गए, रायबरेली से अदिति सिंह निकल गई कांग्रेस। ये जो ठीक है, G20 को लेकर मैंने सवाल खड़ा किया ही है, आरोप अपनी जगह, लेकिन फैसला। मीनाक्षी जी आशुतोष जी फटाफट, मैं बस क्लोजिंग रिमार्क ले रही हूँ, कंप्लीट करिए बस। मीनाक्षी देखिए, सीख देना बहुत अच्छा लगता है अविनेश अवस्थी से। गोलवलकर की फोटो लेके बता रहे हैं कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। हकीकत ये है कि 2011 में जब अरुण जेटली जी थे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि संसद की कार्रवाई को रोकना भी एक डेमोक्रेसी है, और यही बात अगले ही दिन सुषमा स्वराज ने बोला। आप सोचिए, ये कहानी बता रहे हैं, और 17वीं लोकसभा में 349 बिलों में से 310 बिल ध्वनि मत से पारित हुए हैं। चलिए, अच्छी बात ये आशुतोष जी कि रेफरेंसेस जो आप निकाल के लाए हैं
वो रेफरेंसेस लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाते हैं, लेकिन संसद चलनी चाहिए, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और अब जब जनता की अदालत में इन 5 राज्यों में तमाम राजनीतिक दल उतरेंगे तो हमारी तो यही उम्मीद है, और लगातार हम ये कह भी रहे हैं कि कम से कम जनता के मुद्दों पर बात हो, बजाय कि एक दूसरे पर होने वाली राजनीति को लेकर और आरोपों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए टाइम्स नाउ नेपाल।